करना बिल्कुल बंद कर दिया और जब मैं 60 का होऊंगा उस समय वो सेम 8% कंपाउंडिंग के रेट पे अगर मैं देखूं तो उसकी वैल्यू आज के डेट में हो जाएगी 1,70,00,000 के लगभग। तो ये देखें कि आप जितना छोटा सा अमाउंट मैं सेव कर रहा हूँ वो मुझे कितना बड़ा कॉर्पस बना के दे रहा है। तो जितनी जल्दी मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूँ बचा के, दो बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हमें थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बाकी खर्चे जो हम होते हैं उसमें से थोड़ा बचा के जरूर, और अमित ने जैसा बोला कि 40% बचाएं, बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 20-25% तो जरूर बचाएं। अमित, यही माइंडसेट चेंज करना है और ये चेंज करना आसान नहीं है, क्योंकि 25 साल की उम्र में आप इनविंसिबल होते हो। आपको लगता है मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होऊंगा, मुझे कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या 25 साल की उम्र में आपके इतने अलग अलग तरह के शौक होते हैं कि आप जितना भी कमाते हो वो पैसा कम पड़ जाता है। एम आई राइट? और इसकी वजह मतलब इसलिए कैसे आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि ये टाइम आ चुका है कि आप कम से कम अब आप संभल जाइए। वो जो एक जनरेशन थी वो डिफरेंट थी, अब ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है तो सब ऑनलाइन शॉपिंग ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, घर में सामान भर जाता है, नई गाड़ी खरीद लेंगे, नए कपड़े खरीद लेंगे, इस तरह की मतलब नए नए शौक शुरू कर देंगे। मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि कैसे उस पर लगाम लगाई जाए। सोनिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर पैसा आपको पैसा कमा के नहीं देगा तो आपको अपने जीवन की आखिरी सांस तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप पैसा अर्ली स्टेज से बचाना शुरू करेंगे, जैसा अभी अमित जी ने भी बोला कि अगर 10,000 रुपये महीना ही आप जो है सेविंग शुरू कर देते हैं और इस सेविंग को आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं और ये पैसा केवल 10% के हिसाब से भी कंपाउंड हो जाता है, 12% के हिसाब से भी कंपाउंड हो जाता है, तो ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है 20 साल में, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। हमें ये समझना होगा कि सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है और सेविंग्स करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो स्टॉक्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है, रियल इस्टेट में है या कमोडिटीज़ में है जैसे गोल्ड में। तो हम इस कंपाउंडिंग का मजा 20 से 25 सालों में हम ले सकते हैं। जो लोग आज 25 साल की उम्र में सोचते हैं कि मुझे 45 साल में रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट आप जो है तभी अचीव कर सकते हैं जब आप सेविंग करेंगे। तो द एम इज नॉट टू लुक रिच बट टू बिकम रिच। तो अगर आपको महंगी गाड़ी या महंगी घड़ी पहनने से लगता है कि आप रिच दिखोगे तो रिच नहीं होगे। अगर आप सेविंग करेंगे और उस पैसे को एक पर्टिकुलर CAGR से कंपाउंड करेंगे तो आप अगले 20 से 25 सालों में वेल्दी हो सकते हैं और आप रिटायर हो सकते हैं, अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं। जी, गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बुफे कहते हैं अमित कि बाय ओनली व्हाट यू नीड, नहीं तो एक टाइम आएगा यू विल हैव टू सेल व्हाट यू नीड। तो वही बात अमित भी बोल रहे हैं कि संभल के खर्च करो, फालतू की चीज़ें नहीं लो। अगर पैसा बच जाता है तो उसको कहाँ लगाया जाए? कौन सी ऐसी सेफ जगह है, फुल प्रूफ जगह है जो कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं? शुरुआत में ये मतलब शुरुआत की बात है। सुनिए, ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा कि पैसा कहाँ लगाएं। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि पैसा मेरे पास अगर बच के आ गया है, एक कॉर्पस मेरे पास जमा हो गया है, अब मुझे ये इन्वेस्ट करना है, तो मुझे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूर पड़ेंगी। पहला कि एक तो पहले मुझे ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि मुझे पैसा किस चीज़ के लिए जमा करना है, उस पर ग्रोथ कितना लेना है, कितने समय के लिए लेना है। हो सकता है कि मेरी ज़रूरतें कुछ शॉर्ट टर्म हो, कुछ मीडियम टर्म हो, कुछ लॉन्ग टर्म हो। तो सबसे पहले मुझे अपने फंड के लिए डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि ये किस किस चीज़ के लिए मुझे कितना एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे अब एक 40 साल का आदमी है, 50 साल का आदमी है, उसके पास कॉर्पस उसने जमा कर लिया है, तो प्रॉपर्टी बेची है या फिर कहीं गल्फ में जॉब कर रहे थे, वहाँ से लौट के आए हैं, कभी कॉर्पोरेट से इकट्ठा करके एक कॉर्पस जमा कर लिया है उन्होंने, अब इसे इन्वेस्ट करना है। तो एक तो शॉर्ट टर्म गोल उनकी हो सकती है कि बच्चों की इमीडिएट अब या तो
मैरिज है या फिर उनकी पढ़ाई में कुछ खर्च होने हैं जो कि इमीडिएट गोल है। थोड़ा सा मीडियम टर्म ये है कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद घर बनाना है, तो ये मीडियम टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म है कि रिटायरमेंट प्लान करनी है। तो इस तरह की ऑब्जेक्टिव पहले बनानी पड़ेगी सबसे पहले, और इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मुझे इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस चीज़ में जाऊं। अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं देख रहा हूं तो मेरे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लाइक एफडी है, छोटे से कोई डेट फंड्स हैं जो शॉर्ट टर्म हैं, इस तरह के हैं। मीडियम टर्म्स में कुछ ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लॉन्ग टर्म्स में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उस पर भी हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो बात करेंगे जी। तो लेकिन जी सबसे अहम ये है कि मुझे ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी, एक एक करके हम सारे यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में उन पे बात करेंगे। लेकिन अमित, एक बात बताऊँ, हमेशा ऐसा हमने देखा है कि एक घर आपने खरीद लिया या फिर एक घर चलो माँ बाप का भी है, आप उसमें रह रहे हैं। अब मैं 25 ईयर्स ओल्ड के हिसाब से मैं माइंडसेट से बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि एक घर और ले लिया जाए, एक घर लेके मे बी उसका रेंट आ जाएगा और एक साइकोलॉजिकल ये होगा कि मेरे पास एक घर भी है। आज की तारीख में बदलते हालातों में भारत की जीडीपी को देखते हुए, भारत के ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए, भारत के सेंसेक्स को देखते हुए, निफ्टी को देखते हुए, जो नई ऊंचाइयां छू रहा है बाजार, इकोनॉमी की रफ्तार को देखते हुए, क्या लगता है ये सेंसिबल डिसीजन है? आप सूर्य जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो दिस इज इंडियाज मूवमेंट। जो पिछले 25-30 सालों में हमने चाइना में ग्रोथ देखी है या पिछले 50 सालों में अमेरिका में ग्रोथ देखी है, वो आज इंडिया का मूवमेंट है, जो हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो आज की तारीख में पहले जैसा माहौल नहीं है। अगर आपके पास रहने का मकान है ऑलरेडी, तो हमें रिटर्न ऑन एसेट्स जरूर देखना चाहिए। अगर हम एक नया मकान लेते हैं दूसरा और उसे रेंट पे लगाते हैं, तो रिटर्न ऑन एसेट वहाँ पे बहुत कम है, 2 या 3% भी रिटर्न ऑन एसेट नहीं आता है। उसके अलावा अगर उस मकान को लेने के लिए उसको लोन लेना पड़ गया तो दैट बिकम्स मोर और लेस ए लायबिलिटी। अगर मकान नहीं है तो एक मकान लेना बनता है, मगर रिपीटेडली रियल एस्टेट में महंगा इन्वेस्ट करना और लायबिलिटी क्रिएट करना और अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, वो समझदारी नहीं है। इसके लिए सोनिया जी, आज सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। अगर हम पिछले 25-30 सालों का इतिहास भी देखें तो स्टॉक मार्केट्स ने 12 से 15% CAGR का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। अगर हम छोटी से छोटी सेविंग्स में, अगर आप कहें कि 1000 रुपये महीने का मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी शुरू करता हूँ, तो वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको 20 साल के अंदर, अगर वो पैसा 12% से भी कंपाउंड होता है तो वो 10 लाख रुपए हो जाएगा, और अगर वो पैसा 15% के हिसाब से कंपाउंड होता है तो वो 15 लाख रुपए हो जाएगा। तो केवल 1000 की सेविंग से भी हम एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो अमित, आपको लगता है कि जो ये रियल एस्टेट के प्राइजेज हैं वो इन कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट या फिर अगर आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करें उसके हिसाब से इन टैंडम ग्रो नहीं हो रहे? सुनिए, इन दोनों चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्टॉक मार्केट से तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रियल एस्टेट में जो 3-4 चीज़ें हैं, एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है, एक साथ एक मुश्त आपको पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा, वहाँ से जो रिटर्न अभी अमित बात कर रहे थे कि रेंटल रिटर्न्स काफ़ी कम है, 2-3%, 4% कमर्शियल है तो है, तो रिटर्न रेगुलर कम है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपको अप्रिसिएशन काफ़ी देता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप उससे निकलना चाहें, आप मुश्किल है बहुत निकलना, और स्पेशली जब मार्केट नीचे जा रही होती है, मार्केट में जब दबाव होता है, उस वक्त तो आप बिल्कुल निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके साथ एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको इमीडिएटली सेल करना पड़ जाए, कोई घर में इमरजेंसी आ गई है, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मेरे ही किसी जानने वाले ने अपना अपार्टमेंट जब सेल करने की कोशिश की, क्योंकि उनको इमीडिएट मनी चाहिए था, तो वो डिस्ट्रेस के चलते मार्केट में वो खबर फैल गई
और जो चीज़ उनकी मतलब हाफ द प्राइस में वो बेच पाए उस सोनिया, चीज़ को। यही मैं बोल रहा था कि लिक्विडिटी उसमें बहुत कम है कि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपके मन मुताबिक आप उससे निकल नहीं सकते हैं। जैसा डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा और उसमें फिर प्राइस जो है उससे भी कम मिल मिलेगा। गया। लेकिन अब आज के डेट में थोड़ा सा चेंजेस आया है, जैसे इनवेट और रीट आए हैं, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप रियल एस्टेट में घुस सकते हैं। जबकि मैं अगर इसको कंपेयर करूं शेयर मार्केट से, डायरेक्ट इक्विटी, तो वहाँ पे आप 1000 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आज इकॉनमी सबको पता है ग्रो कर रही है हमारी, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हो। और लिक्विडिटी की कोई कंसर्न यहाँ पे नहीं है। आप जिस दिन चाहो उस दिन आप निकल सकते हो, अगले दिन आपको पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और डाइवर्सिफाई आप जितना करना चाहते हो कर सकते हो। जी। तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब तक हमने अपने दर्शकों को ये बता दिया कि इन्वेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझदारी से पहले आप डिसाइड कीजिए कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं उसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो अब आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले हमने आपका ये प्रॉब्लम दूर की कि रियल एस्टेट एक बहुत ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अब नहीं बचा है। दूसरी एक चीज़ जो हमारे युवा जनरेशन जो है उनको सामने आ रही है कि इमीडिएट मनी, तो उनको लगता है स्टॉक मार्केट का मतलब है मैं ट्रेडिंग कर लूँ, मैं डे ट्रेडिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे को दुगना तिगना और चौगुना कर लूँ, जो कि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं 1 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया। तो उससे कैसे बचा जाए, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि एसेट एलोकेशन कैसे करना है। जी सूर्य जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज मार्केट एक्सुबरेंस में युवा जो है बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है और उसे लगता है कि मैं साल भर में ही पैसे को डबल कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले 1 साल में मान लीजिए डबल हो गया, वो आगे हमेशा ही ऐसा कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं होता है। हमें हिस्टोरिकल एवरेजेस को देखना चाहिए कि कितने CAGR पे हम लोग पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। और किसी भी तरह के सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, अनलेस आपने पूरी तरीके से उसके बारे में पढ़ाई करी है या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सही सलाह ली है। आपको तभी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके के करने चाहिए, और किसी भी तरीके का लोन वगैरह लेकर तो कभी भी इन चीज़ों में पैसे नहीं लगाना चाहिए। मेरा मानना है कि आज के युवा को इन्वेस्टिंग को समझना चाहिए, और शेयर मार्केट में अगर करना है तो एक्टिवली इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, पैसा हमें वहीं इन्वेस्ट करना है। कौन से बैंक ऐसे हैं जो हमारे आसपास हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर हम 25 सालों में देखें कि किस तरीके से HDFC बैंक, ICICI बैंक जो है, बड़े हो गए बैंक्स जो है, उन लोगों ने किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। उन बैंकों में अगर 25 साल पहले किसी ने अगर 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो वो मल्टी करोड़ हो जाते। मुझे कहते हुए भी हो रहा है कि 7 करोड़ रुपए हो जाते, और आप जो है लाखों रुपए केवल डिविडेंड ले रहे होते। आज भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि हम विकसित भारत की तरफ मूव कर रहे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। डिफेंस सेक्टर में लगातार पैसा पंप हो रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर में लगातार पैसा पंप हो रहा है। आप उसके अलावा देखिए बैटरीज में, EVs में लगातार रिवॉल्यूशन आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, और जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास ही हो रहा है। वो रोजमर्रा की चीज़ों में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं के शेयर्स पब्लिकली लिस्टेड हैं, हमें देख के सोच समझ के उनमें वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके से 25-26% का CAGR ले आते हैं अपनी समझदारी से, तरीके से इन्वेस्ट करके, तो आप 20 से 30 सालों में मैग्नेनिमस रिटर्न देख सकते हैं। केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा हुआ 30 साल में अगर 26% से कंपाउंड हो जाए तो वो 10 करोड़ रुपए हो जाता है। जी, स्टॉक मार्केट की और हम बात करेंगे, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उस सब पर भी करेंगे। हमने एक रियल एस्टेट की जो धारणा थी वो दूर की। एक और धारणा है कि FD में पैसा डाल दीजिए, और तीसरी है कि गोल्ड खरीद लेते हैं। ये अमूमन हर परिवार और जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यही कहते हैं कि ऐसा किया जाए। गोल्ड का मैं अमित जी से पूछूंगी, लेकिन आपका FD से शुरुआत करते हैं। सुनिए, मैं अभी जो अमित कंसल कह रहे थे वहाँ से ही उठा के स्टार्ट करता हूँ FD, और फिर थोड़ा सा मैं
इक्विटी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इम्पल्सिव बाइंग होता है यंग जनरेशन को, तो इम्पल्सिव बाइंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मैं छोटा सा बहुत देसी एग्जांपल देता हूँ कि सीजनल फल या सब्जियाँ, हम जब नए नए फल आते हैं सीजन में तो महंगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खरीदते हैं। जब वो धीरे धीरे सस्ता होता है तो हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं। करेक्ट। इक्विटी में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अगर एक सिस्टमेटिक वे में हम पैसा लगाएं तो हर महीने मैंने एक फिक्स कर दिया कि मुझे 10,000 रुपये ही इक्विटी में लगाना है। अब जब मार्केट बढ़ी हुई है तो उस दिन शेयर के प्राइस, पर्टिकुलर कोई शेयर का अगर मैं लूँ एग्जांपल, तो वो बढ़े हुए होंगे, तो उस दिन अगर वो परचेज हो रहा है तो वो क्वांटिटी कम होगी और हो सकता है 3 महीने बाद, और हर महीने मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एक 10,000 रुपये से ही, तो जब प्राइस कम होगी उसकी तो मैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा। तो बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा है कि जब महंगा है मैं सबसे कम खरीद रहा हूँ, जब सस्ता है तो मैं सबसे ज़्यादा यूनिट परचेज कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। और ये इम्पल्सिव बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी जो सवाल आपने पूछी मुझसे, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को मैं खराब नहीं मानता कभी भी, क्योंकि ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। और जब भी हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमें एक ऑब्जेक्टिव बना के इन्वेस्टमेंट करना है। तो मुझे हो सकता है मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए कभी भी, और उस समय अगर मैं इक्विटी में पूरा लगाया हुआ है पैसा और मार्केट अभी डाउन चल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। तो उस समय के लिए मुझे एक एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एफडी वहाँ बहुत ज़्यादा काम आता है जी। क्योंकि एफडी एक तो सिक्योर्ड है, रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 6-7% आएगा, टैक्सेबल है, बट अगर मैंने 1 साल के लिए लगाया है, 2 साल, 3 साल, लेकिन अगर बीच में ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे इमीडिएट विड्रॉल पॉसिबल है। तो इस तरह से एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है जी। तो मुझे अपने, जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो एसेट एलोकेशन में एक सर्टेन परसेंटेज एफडी में जरूर रखना चाहिए, और अगर एज ज़्यादा है मेरी तो वो परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाएगा। जी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात करते हैं गोल्ड की। हमने दर्शकों को बहुत सारे प्रोग्राम के जरिए अमित जी ये बताने की कोशिश की है कि गोल्ड खरीदना है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो ज्वेलरी मत खरीदिए, आप कॉइन्स खरीदिए या फिर जो ब्रिक्स आती हैं वो लीजिए, और एक ऐसी शॉप से लीजिए जो कि सर्टिफाइड हो, ताकि जब आप बेचना चाहें तो वो झंझट ना हो उसको लेके। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या बताएंगे? सोनिया जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर अब आपको इमीडिएट यूज है कि आपको ज्वेलरी पहननी है तो आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज ए इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही ऑब्जेक्टिव है कि आज मैंने गोल्ड लिया है और मुझे इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो आप गोल्ड बुलियन के रूप में खरीद सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो हमें देखने चाहिए। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है लॉन्च किए हुए हैं, जिनकी मैच्योरिटी 8 इयर्स होती है। हर 8 साल में ये मैच्योर होते हैं और इनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कोई भी नहीं होता है। यानी कि जो 8 साल बाद आपकी मैच्योरिटी होगी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इसके अलावा 2.5% पर एनम आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर हम देखें, जो 2015 में गवर्नमेंट ने सबसे पहली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम लॉन्च करी थी, वो लगभग 2600 रुपए के आसपास जो है गवर्नमेंट ने दिया था, और वो अभी रिसेंटली मैच्योर हुए हैं 61,000 प्लस रेट में। तो वहां पर जो है जो रिटर्न है वो लगभग 13% के आसपास रिटर्न आया है। और वो भी आप ये देखिए कि केवल जो इंटरेस्ट पोर्शन है आपका टैक्स केवल उसी पे लगा है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। और गवर्नमेंट ने बाकी जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज लगातार आती रहती है, और जो पैसा अभी भी आपका आई हुई mature- है एक, हाँ। बिल्कुल, अभी 16 को, बिल्कुल सोनिया जी ने सही कहा, अभी आई हुई है रिसेंटली, और उस पैसे को जो मैच्योर हुआ आप दोबारा स्कीम में डाल दीजिए, और आप 100% सेफ हैं।
उस केस में आपका कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगेगा, आपकी कोई वेस्टेज नहीं जाएगी, आपका कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और तो और आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि गोल्ड आप चोरी होने का, कुछ होने का आपके पास कुछ वो है ही नहीं। आपने सीधा इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई आप फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो और क्या डबल ये वहमी है। तो क्या ये लॉक इन पीरियड है 8 साल का, क्या है? नहीं, इट इज ट्रेडेबल, आप इसे मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन 8 साल तक अगर आप इसे लॉक इन रखते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगर 8 साल से पहले आप इसे ओपन मार्केट में बेचते हैं तो जो मार्केट वैल्यू में टैक्स का डिफरेंस आएगा उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस ब्रैकेट में आप आ रहे होंगे वो लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, अगर आपने 1 साल बाद बेचा है तो दैट इज जस्ट 10%। जी, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो तो बता दिया गया। अब आपके पास जो पैसा है उसको कैसे लगाया जाए ताकि जो CAGR की बात हो रही है वो एक बढ़िया आपको उसका रिटर्न मिले। आपने SIP की बात की कि 10,000 रुपये हर महीने जाते हैं। ऐसे में क्या म्यूचुअल फंड्स में किसी को अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या कोई इतना रीच नहीं कर पाएगा किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कि मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, या खुद रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाए? सोनिया, इसके लिए बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है जो कि हमारे पास, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है पैसा, लेकिन उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं जो कि फंड मैनेजर होते हैं। उनका स्पेशलाइज्ड काम ही यही होता है कि वो आपके पैसे को, फंड को मैनेज करें, और डिफरेंट स्कीम्स उसमें होते हैं। लाइक अगर आपकी रिस्क एपिटाइट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, 100% इक्विटी में आप जा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है पर्सपेक्टिव, थोड़ा आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें बैलेंस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे देखने की ज़रूरत है। हाँ, फिर भी मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि आप रिव्यू 6 महीने में, 1 साल में ज़रूर करें अपने फंड के परफॉर्मेंस का, और अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई रीएलोकेशन करने की आपको ज़रूरत है तो वो करें। बस अब यहीं पर हमें जानना चाहेंगे कि 1000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड मौजूद हैं मार्केट में, मेरे लिए कौन सा सही है, मैं कैसे चुनूं? देखिए, सबसे पहले आपको जो है एक ब्रांड देखना चाहिए कि किस कंपनी का है। ICICI का है, HDFC का है, SBI का है, PNB का है। इसके बाद सभी फंड्स के आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस मिल जाएंगे। आप कहीं भी इंटरनेट पे जाके वेबसाइट्स पे आप चेक कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली उनके फंड्स ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। इसमें भी सोनिया जी 3 तरीके के जो है फंड्स रहते हैं बेसिकली, जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जो मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हमारा रिस्क प्रोफाइल कम है तो हमें लार्ज कैप फंड्स में और बेसिकली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो है विच इज़ वेरी वेरी लेस, इवन इट इज़ लेसर टू 0.1%। सो वहाँ पर जो है, और एक एश्योरेंस है वहाँ पे, जो फंड मैनेजर भी है उसको बहुत कम डिसीजन लेने हैं। जो हमारे इंडेक्स में स्टॉक्स हैं, पैसा उसने वहीं पर इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम पीछे देखें, इंडेक्स फंड्स ने हमें 12 से 15% CAGR का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है पिछले 20 से 25 सालों में, और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो हमें आराम से इंडेक्स फंड्स में ये रिटर्न मिल सकता है। क्या कोई और क्राइटेरिया है? AUM देखें क्या, जिसका लार्ज हो वहाँ पर एंटर करें? और कई बार हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी शायद अब आ गए हैं, उन पे भी बात कीजिएगा। अब जैसे बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, या फिर ऐसी कंपनियां जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो कंपनीज हैं उधर जाएं, तो कौन सा म्यूचुअल फंड हम कैसे चुनें, क्या करें? सोनिया, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। एक तो सबसे पहले आपने कहा AUM हम देखें क्या। नॉर्मल मैंने देखा है मार्केट में ये मिथ है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड की NAV ज़्यादा है तो लोग कहते हैं ये महंगा है, और कोई NFO आता है, मतलब नया कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम आते हैं तो वो 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं, तो लोगों को लगता है ये तो सस्ता है, अभी खरीद लो। बट ये बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि ये नया म्यूचुअल फंड है तो इसमें खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ इसमें अभी कम है और फंड कम है।
तो उसमें खर्चे ज़्यादा होंगे, तो रिटर्न के चांसेस थोड़े कम होंगे। जबकि जिस म्यूचुअल फंड में AUM ज़्यादा है, NAV भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि महंगा है, और उसमें खर्चे कंपैरेटिवली जो नए म्यूचुअल फंड है उससे कम होंगे, तो आपको रिटर्न आने के प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा होंगे वहाँ पे। दूसरा, जो अमित अभी बता रहे थे कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उसका हमारे पास अवेलेबल है, तो वो मैं देख सकता हूँ कि पिछले 10 साल का क्या रिटर्न है इसका, ईयर ऑन ईयर भी मैं देख सकता हूँ, 2 साल का भी देख सकता हूँ, तो वो मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल होता है। तो ये टाइम टेस्टेड फंड है, तो उसमें लगाना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर कि मैं किसी नए फंड में लगाऊं। जी, तो अमित ये बताएं कि अब हमने गोल्ड की बात कर ली, हमने म्यूचुअल फंड्स की बात कर ली, हमने FD की बात कर ली। अब यहाँ पर अगर जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स भी होती हैं कुछ, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कुछ और डेट फंड्स हों? देखिए, आपको अपना एसेट एलोकेशन जो है वो डिसाइड करना जरूरी है। अभी अमित ने भी एसेट एलोकेशन पे बात करी कि फिक्स डिपॉजिट्स में हो या पोस्ट ऑफिस में, पैसा वहां भी रखना चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, 100 माइनस योर एज। तो जितनी आपकी एज है उतने परसेंट आप अगर 25 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं तो 25% जो आपका सेविंग का अमाउंट है उसे आप फिक्स डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, और 75% आप जो है यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड, इक्विटीज और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच हैज द पोटेंशियल टू गिव मोर रिटर्न्स। इसी तरीके से अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपको 50% पैसा उसमें रखना चाहिए जो आपके सेविंग्स है, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए या पोस्ट ऑफिस वगैरह में, और बाकी 50% पैसा जो है आपको म्यूचुअल फंड्स में, सिप्स में या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या अदर और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन, सोनिया जी, इज इंपॉर्टेंट। पोस्ट ऑफिस में भी करने में बुराई नहीं है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट्स का या पोस्ट ऑफिस में जो रिटर्न का रेट होता है वो 7% के आसपास है। दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। तो हम अगर 10 साल बाद भी देखें तो पैसा वो लगभग वहीं रहता है, उस पैसे में जो आज आप खरीद सकते थे लगभग 10 साल बाद भी वही खरीद सकते हैं। उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी हिसाब से एडजस्ट होते रहते हैं, महंगाई दर के हिसाब से। तो अगर महंगाई उस हिसाब से बढ़ेगी तो 10 साल बाद भी पैसा वो उतना रहेगा, वो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो जब एसेट एलोकेशन की ही बात हो रही है तो यहाँ पर ये बताएं कि ये एक्सपेंडिचर है या ये एक इन्वेस्टमेंट है? फॉर एग्जांपल पेंशन या फिर इंश्योरेंस या फिर कोई और यूलिप्स वगैरह। सोनिया, ये जो आपने 3-4 चीज़ों का नाम लिया, पेंशन, यूलिप्स, अब इसके लिए भी हम शुरू से जो बात कर रहे हैं कि पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। हर किसी का ऑब्जेक्टिव एक नहीं हो सकता। इंडिविजुअल बेसिस पे मेरी क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे किस लिए पैसे लगाना है, कितना समय लगाना है, आगे मैं इस पैसे का क्या क्या करूँगा। तो पेंशन आपने नाम लिया, पेंशन के लिए हमारे पास 2-3 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के। जैसे एक सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम्स है जहाँ पे कि आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यंग जनरेशन उसमें नहीं कर सकते। उसके लिए एक सर्टेन एज है कि उस एज पे ही आप करेंगे, और उसमें मंथली आपको रिटर्न मिलती है। वो सिक्योर रिटर्न मिलती है, रिटर्न कम है, 8% के लगभग उसमें मिलती है, लेकिन वो एक फिक्स रिटर्न है। वहाँ पे अगर कोई आदमी आज के डेट में एक फंड इकट्ठे करके अब रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, उसके लिए वो बहुत अच्छी स्कीम है कि एक फंड उसने जमा कर दिया और वहाँ से उसको एक मंथली रिटर्न आ रही है। अगर उसके अलावा भी उसके पास और पैसे हैं, उसको वो और किसी दूसरे चीज़ में लगाए। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, जैसे FDs हैं या फिर डेट फंड्स हैं, उसमें लगाएं, और कुछ अपना इक्विटी में भी लगाएं, सो दैट उसकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि रेगुलर इनकम भी हो रहा है, कुछ पैसा सिक्योर्ड बढ़ रहा है, और कुछ पैसा एक किकर इफेक्ट देने के लिए इक्विटी में भी लगा है कि लॉन्ग टर्म उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है, तो उसको उसने इक्विटी में लगाया हुआ है, म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आखिर में हम इक्विटी पे आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू तो है ही, लेकिन आपने बोला कि कुछ बैंक्स के नाम लिए आपने कि अगर तब इन्वेस्ट किया होता और आज की तारीख में देखिए क्या उनका रिटर्न है। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या ऐसे कौन सी कंपनीज, हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन कहाँ पर फोकस करें कि उन एरियाज में इन्वेस्ट करें, उन सेक्टर्स में आज इन्वेस्ट करें, ताकि आज से
20 साल बाद, 25 साल बाद वही जो आप बिलियनर होने की बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक बिलियनर हो जाएं? सोनिया जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जो है। और ये सीक्रेट है, हाँ। जहां हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जब कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर एक कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ता है। अगर आप पिछले 20-25 सालों का इतिहास भी उठा के देखें, आप पूरा अमेरिका का इतिहास उठा के देखें कि बैंकिंग सेक्टर 50 सालों में किस तरीके से बढ़ा है। हमारे यहाँ तो अभी केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत है। आज तो लोगों के अकाउंट खुले हैं, उन्होंने पैसा डालना शुरू करा है। तो जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर में लगातार ग्रोथ आनी है। वहाँ हम आज जो अच्छे बैंक्स हैं जिनका एनपीए लो है, जो एक डिसिप्लिन के साथ लैंडिंग कर रहे हैं, हमें वहाँ पे अपनी निगाह दौड़ानी चाहिए और वहाँ पे हमें एक अच्छे शेयर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर है। इंडिया में आज डिफेंस में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक खुला है। तो नई कंपनीज आ रही हैं, छोटी कंपनीज हैं जिनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ी होंगी। गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न अभी रिसेंट में दिया है। और आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से ऑर्डर्स आज हम बाहर से नहीं, हम अपने यहाँ स्वदेशी ही उसका निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन कंपनियों पे हमें एक विशेष निगाह रखनी चाहिए। पावर सेक्टर है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम देखें, बैटरी सेक्टर है, जो ये सनराइज सेक्टर है जहां आगे आने वाले 20, 25, 30 सालों तक हमें एक ग्रोथ स्टोरी दिख रही है। और बजट्स को अगर हम स्टडी करें तो वहां पर भी इन्हीं सेक्टर्स के लिए एलोकेशन किया गया है। तो इन सभी की जो मेजर कंपनीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। अगर जो हम देखें तो इसमें 3 सेक्टर्स में कंपनीज हैं, जो कि लार्ज कैप कंपनीज हैं, फिर मिड कैप हैं और फिर स्मॉल कैप कंपनीज हैं। हम अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर लार्ज कैप जो पहली 1 to 100 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से, वो सबसे बड़ी 100 कंपनी और सबसे सेफ रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद जो अगली 1 to 250 कंपनीज हैं वो मिड कैप कंपनीज हैं। उसके बाद हम उन कंपनियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोज आर ऑल्सो गुड। और जो बियॉन्ड 250 है नंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से, वो स्मॉल कैप कंपनी हो सकती है। वहां ज्यादा हमें ध्यान देकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप बताएंगे कुछ सीक्रेट्स? एक दो चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा जी। कि एक तो पेनी स्टॉक्स, हाँ। जो कि बिल्कुल आप आज देखेंगे 10 रुपए है और 1 महीने के बाद वो शायद 100 रुपए हो जाए, उनसे बचना था। आप जब भी स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें तो कंपनी के बारे में जरूर देखें, उनकी बैलेंस शीट क्या है, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रमोटर्स के विजन्स क्या है, कंपनी की फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ जरूर देखें। केवल लोगों के टिप्स पे ना जाए, जी। क्योंकि पेनी स्टॉक्स में जब बढ़ता है तब तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन जब नीचे उतरता है आप उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि वो लोअर सर्किट पे रहता है, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो आपका पैसा बिल्कुल फंस जाता है। अमित जी, मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि आज लोगों को जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को कई बार ऐसा ही एक्सपीरियंस मिला है पीछे कि भाई हमारे तो हाथ जल गए, हम शेयर मार्केट में गए थे। लेकिन आपको जो है समझदारी से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जो रेगुलेटर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हर कंपनी को हर 3 महीने के अंदर जो है रिजल्ट डिक्लेयर करने होते हैं, बाकायदा कॉन कॉल्स भी करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, जहां पर हमें हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर तिमाही जो है हमें कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है वहां पर उसको पूरा पेश करना होता है। हमें फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए अगर हम एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा अभी अमित जी ने कहा कि हमें पेनी स्टॉक पे नहीं जाना चाहिए, हमें वैल्यू में और प्राइस में डिफरेंस समझना चाहिए। 1 रुपये का प्राइस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर सस्ता है। हो सकता है वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस बना रही हो और उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, या ये 1000 का शेयर है, ये महंगा है। ऐसे आप जो है सस्ते प्राइस और वैल्यू में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। और काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके एक कंपनी का 5 मिनट या 10 मिनट में भी एनालिसिस कर सकते हैं कि इसने पिछले 10 साल में कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है और ये किस तरीके से इसमें ग्रोथ है या नहीं है, या आगे आने वाले टाइम में ये क्या कर रहे हैं।
कुछ मैं वेबसाइट्स ऐसे बताना चाहूँगा आपको, जैसे screener.in है, trendsline.in है, टिकर टेप है, तिजोरी.com है। तो इस तरीके की काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एक कंसोलिडेटेड डेटा विदाउट एनी कॉस्ट उपलब्ध है। आप जाके एक फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का, आप अगर वो लिस्टेड कंपनी है, आप कर सकते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है अमित जी, जो सबसे बड़ा डर होता है वो एक बार घुसने का होता है कि जाएं कि नहीं जाएं, बहुत मेरे पड़ोसी ने तो पैसे में हाथ जला लिया, वटेवर। तो ऐसे में क्या एक स्टॉक पहले ले लिया जाए जो आपको सही लग रहा है मार्केट के हिसाब से, आप रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं उसके हिसाब से, और फिर उसका परफॉर्मेंस देखें और उसके बाद डिसीजन लें। और दूसरा, जब आप बात करते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, आप उसको ठोक पीट कर बजा कर देखें, तभी आप उसमें अपना पैसा डालें। भाई आपका पैसा है, बहुत ज़रूरी पैसा है, तो वो क्या चीज़ देखनी है? मतलब बैलेंस शीट में क्या देखें? क्या ये देखें कि डेट फ्री कंपनी है, कोई ऋण नहीं है उसके ऊपर, या इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है या कम है? मतलब कैसे पता चलेगा? सोनिया, इसमें मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा जो इन्वेस्टर हैं उनको दो सेगमेंट में। एक तो वो सेगमेंट है जो कि जिनके पास ऑलरेडी फंड जमा है, अब उनको इन्वेस्ट करना है। एक जो है अभी यंगर जनरेशन है जिनके पास अभी फंड नहीं है, उनके लिए तो मैं सीधा कहूँगा कि आप SIP का रूट अपनाएं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें, आपको बढ़िया रिटर्न जरूर मिलेगा। जो दूसरे सेगमेंट हैं जहाँ पे कि कॉशियस होना ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने अभी तक शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो पहला तो ये है कि डायरेक्ट शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट किया है तो आप म्यूचुअल फंड का रूट लेके जाएं, जहाँ पे कि एक प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं। कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा वहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो? सुनिए, डिपेंड करता है कि आप टाइम कभी भी मार्केट नहीं किया जा सकता, तो आप, और ये कहना बहुत मुश्किल है कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो एक हॉरिजन होके चलना चाहिए, आपको एक कुशन लेके चलना चाहिए। अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर 6 महीने के लिए पैसे ज़रूरत पड़नी है पूरे की, इक्विटी में बिल्कुल ना जाएं। अगर मार्केट नीचे जाएगा आप उसमें रुके रहें, मार्केट फिर ऊपर आएगा तो आपका रिटर्न आएगा उस पर। अब ये बहुत अहम सवाल है कि किस शेयर्स को मैं परचेज करूं या किस म्यूचुअल फंड को परचेज करूं। तो म्यूचुअल फंड के लिए तो है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, कंपनी देख सकते हैं, उनका AUM देख सकते हैं, फंड मैनेजर्स कौन है, उनके विजन देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप करें। अगर डायरेक्ट इक्विटी में जाना है तो इक्विटी में पहले भी हम लोगों ने बात किया कि अब जैसे आज के डेट में, कुछ सालों के पहले पब्लिक सेक्टर्स में रिटर्न्स नहीं थे, आज के डेट पे पब्लिक सेक्टर्स कंपनी अच्छी रिटर्न दे रही है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जिनके बैलेंस शीट अच्छे हैं, जिनके NPAs बहुत कम हैं या लिमिटेड हैं, जिनकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छी दिख रही है, वो आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेक्टर ऑलरेडी अमित जी ने पहले बता दिया है कि कौन कौन से सेक्टर आज के डेट में जो दिख रहे हैं अच्छे, उनमें आप लगा सकते हैं। दूसरा सोनिया, यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि 5 साल तक, अगर मैं 1979 से शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है, 5 साल के गैप पे अगर रिटर्न मैं देखना चाहूँ तो मैक्सिमम रिटर्न 50% से ऊपर भी गया है और मिनिमम रिटर्न माइनस में भी गया है, -5%, लेकिन वो बहुत कम हुआ है, ज़्यादातर पॉजिटिव में ही है और अच्छे 20-25% ऑन एन एवरेज 5 साल। लेकिन अगर वो टर्म जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, तो पॉजिटिव रिटर्न आने के, और वो एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है जो कि 12 से 15% के रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न देगा ही देगा। बिल्कुल। तो और ये हमेशा जिगजैग होकर शेयर मार्केट ऑपरेट करता है, तो डरे नहीं आप। तो अगर फंडामेंटल्स अच्छी है कंपनी की, आप टिके रहें। तो शेयर मार्केट में तभी घुसें जब आप में ढेर सारी पेशेंस है और आप घबराते नहीं हैं कि थोड़ा सा लाल दिखा तो निकल लिए। और रेड फ्लैग की मैं बात करूंगी, डोंट्स की बात करूंगी। अभी तक हमने डूज की बात की है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं सोनिया जी उसमें जो रेड की बात कर रहा था तो मुझे जो है एक एनालॉजी याद आ गई, जो है कि
दोनों को ऊपर ही जाना है, जो नीचे गिरेगा उसे अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। तो शेयर मार्केट भी कहते हैं कि जब जब नीचे गिरेगा ये ऊपर ही जाएगा। तो जब नीचे गिरे तो अच्छा टाइम है घुस लो, Yes. ताकि फिर हम उसके साथ फिर ऊपर हम चले उसके जाएं। साथ जो है, अगर आप 100 साल से भी ज्यादा का इतिहास उठा के देखेंगे, अमेरिका इज ए गुड एग्जांपल, क्योंकि सबसे पहले जो है बाजार पूंजीकरण जो है वहीं पर हुआ। तो इवन वर्ल्ड वार्स हुए 3 बार, तो भी जो है मार्केट जो नीचे गया वो वहां से ऊपर ही ऊपर गया, और जितना नीचे गया उससे कई गुना ऊपर गया। जी। तो रेड फ्लैग्स से, अगर रेड है तो डरना नहीं है। उस वक्त सबसे ज्यादा आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिंग में बने रहना है और जम के इन्वेस्ट करना है। जी, तो जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आईपीओज में कई लोग पैसा लगा देते हैं। अब आईपीओज का एक तरह से बबल टाइप सा हो गया है, क्योंकि अभी हम एक बैंकिंग शेयर, आपने बोला कि अच्छा सेक्टर है, लेकिन वहाँ उसी की एक कंपनी की बात करें, डिजिटल बैंक है, वो नाम मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन आईपीओ में जिसने एंटर कर लिया था, आज बेचारे वो इन्वेस्टर इस समय बहुत नुकसान में है। कब पता चलना चाहिए कि अब निकलने का टाइम आ गया? सोनिया जी, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो कंपनीज अगर आईपीओ लेकर आए हैं और वो लॉस बना रहे हैं, अगर आप अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अगर एक कंपनी आई है, आईपीओ लाई है, मैं इन्वेस्ट कर दूं, उसने डिस्क्लोजर सारा दिया है, लेकिन अगर आप वहां जाकर ये देखेंगे ही नहीं कि कंपनी लॉस बना रही है, प्रॉफिट बना रही है, तो आपको कभी इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि मुझे वहां इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको जब तक फंडामेंटल्स स्टडी ना कर लें किसी कंपनी के, तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग हो और चाहे वो नए आईपीओ में इन्वेस्टिंग हो। और मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, जहाँ आपने पीछे पूछा था कि क्या एक ही शेयर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और सेक्टर्स को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल सेक्टर में सारे पैसे लगा दें, आप फाइनेंशियल में भी हैं, बैंकिंग में भी हैं, हेल्थ केयर में भी हैं, आप जो है ऑटोमोबाइल्स में भी हैं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हैं। तो आपको अपने पैसे को बाइफरकेट करके नंबर ऑफ शेयर्स का एक बास्केट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप एक शेयर पे सारे पैसे का रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल, अगर बैंकिंग ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि डिफेंस नीचे चला जाए, डिफेंस नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि पीएसयू ऊपर चले जाएं, राइट? कोई डोंट्स आप कहना बताना चाहेंगे आखिर में अपने दर्शकों को? ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ की टू सक्सेस। चाहे वो मेरे एसेट एलोकेशन का डाइवर्सिफिकेशन हो और विद इन दैट एसेट एलोकेशन इंडिविजुअल मेरी जो स्कीम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट का है। जैसे अगर मैंने कुछ फंड एफडी में रखा है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में रखा है, कुछ लिक्विड फंड में रखा है और कुछ मैंने डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कंपनी में करूँ, वहाँ भी मुझे डाइवर्सिफाई अपने फंड को करना पड़ेगा डिफरेंट सेक्टर्स में टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न। जी, और डाइवर्सिफाई करें, डाइवर्सिफाई नहीं करें वो डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट जो है, और आपको अपने ऊपर ट्रेडिंग पे भी लगाम लगानी है। देखिए, पैसा तभी कंपाउंड होगा जब आप अपनी ट्रेडिंग पे लगाम लगाएंगे। अगर आप एक्टिवली होकर आज इसने ये शेयर बता दिया, ये वाले बेच देता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मार्केट में सेक्टर रोटेशंस चलते रहते हैं। कभी किसी सेक्टर में, जैसे अभी अमित जी ने कहा पीएसयूज में आज बाहर है, अगर पिछले 10 सालों का इतिहास देखोगे आप, इवन 15 सालों का, 15 साल से जो शेयर का प्राइस वही था वो वही था 15 साल से, और अब एक साल में 5 गुना हो गया। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे विश्वास रखना पड़ेगा और डेली ट्रेडिंग से बचना चाहिए। और मैं स्पेसिफिकली कहूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो आप बिल्कुल कभी ना करें। और इसी तरीके से डे ट्रेडिंग, आज ही शेयर ले लिया आज ही बेचना है, या आज ले लिया 15 दिन बाद बेचना है, तो आप कुछ नहीं होगा। एक अल्टीमेटली किसी ना किसी साइकिल में आप जो है मार्केट में फंस जाएंगे, उसके बाद आप एग्जिट करके वापस हाथ जोड़ के पैसे दे के आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो भी आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पे पेशेंस का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मार्केट कभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं चलता, यानी कि एक तरफा नहीं चलेगा, वो ऊपर नीचे जैसा हार्ट बीट होती है ना, वो उसी तरीके से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी है। मतलब अगर मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप होता तो शायद मैं आज ही वो इन्वेस्टमेंट जो आपने बताया है कर देती। मैं दर्शकों को एक बार रैप अप में बता दूं कि एसेट एलोकेशन के बारे में जो हमारे मेहमानों ने बताया है, ने साफ कहा है कि आप अपने पैसे को दुगुना तिगुना चौगुना भी कर सकते हैं
समय से करना शुरू कर दीजिए। 25 साल आपकी उम्र है तो तुरंत शुरू कर दीजिए। समझदारी से अपना पैसा लगाइए, इक्विटी में लगाइए, डेट में लगाइए, एफडी कीजिए। एफडी क्योंकि सिक्योर भी रहती है। गोल्ड अगर चाहते हैं तो बॉन्ड्स में लगाइए, और साथ ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना। ठीक बोला? बिल्कुल। जो है मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि पैसा बचाना समझदारी है, लेकिन इसे निवेश करना लाभदायक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और अपनी सजेशंस हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।